लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई बड़े नेता के बयान ये भी बता रहे हैं कि क्या उनका दर्द है या आक्रोश। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अपना दर्द बयां करा और उन्होंने कहा कि होर्डिंग से तस्वीर ऐसे हटाई जाती है जैसे गधे के सिर से सिंह। ये बयान कई मायनों में अपने आप में अहम है। और खास करके एक बात और बता दूं आपको कि जिस तरीके से कमलनाथ ने भी एक और बयान दिया है, तो दोनों ही मुख्यमंत्री दिल्ली जाने से लगातार मना कर रहे हैं। इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है, ये जानने के लिए आज एक ऐसी पैनल मेरे साथ मौजूद है जो हमारे साथ विचार साझा करेंगी। मिलाप शुक्ला है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। मेरे साथ डॉक्टर पीयूष जोशी है, आम आदमी पार्टी से है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मदन तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहित गर्ग बीजेपी से है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल पहला मेरा बीजेपी से मोहित गर्ग जी से है। ये राजनीतिक बयान शिवराज सिंह चौहान का, ये दर्द है या आक्रोश? देखिए, हर आदमी की एक व्यक्तिगत चॉइस भी होती है। ये ठीक है कि पार्टी के वो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, उनको जो भी पार्टी द्वारा दायित्व दिया जाएगा उसका निर्वहन वो करेंगे, बट उनकी अपनी इच्छा भी हो सकती है। और उनकी इच्छा जब उनको कोई दायित्व सौंपा जाएगा तो उनसे उस पर चर्चा भी की जाएगी और आपस में बैठने के बाद जैसा तय होगा और उस हिसाब से वो आगे कार्य करेंगे। मगर सवाल ये है कि कांग्रेस को इससे बड़ा दर्द क्यों है? जब चुनाव चल रहा था तब उनको दिक्कत थी कि शिवराज जी को बाहर कर दिया, शिवराज जी को अलग कर दिया। जब शिवराज जी ने 160-70 सभाएं ली, शिवराज जी लाइमलाइट में दिखने लगे तो उनको शिवराज जी से दिक्कत होने लगी। दिल्ली से लोगों के सबकी हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उस हिसाब से वो राजनीति करती है। आप अपनी पार्टी के हिसाब से करिए, हमें अपने हिसाब से करने दीजिए। आप अपनी चिंता करिए। आप दूसरों की तरफ झांकते झांकते आपकी पार्टी गर्त में पहुंच गई, उसके बाद भी आप दूसरों की घर में झांक रहे हैं। आप अपनी स्थिति को सुधारिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं मोहन जी, अभी तो कांग्रेस को दिक्कत कम हो रही है, अभी शिवराज जी को दिक्कत ज्यादा हो गई है। शब्द जिस तरीके से उनके लगातार सामने आ रहे हैं, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि राजनीति में वनवास, होर्डिंग पे शिवराज नहीं, शायद शिवराज नहीं है होर्डिंग पे, इसलिए तकलीफ है। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि जब लोग उनके पास पहुंचते हैं तो कोई ढोल तमाशे वाले लोग जो ढोल बजाते हैं वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। इस तरीके के बयान क्यों दिल्ली जाने से भी मना कर रहे हैं? नाराजगी है, सीएम नहीं बनाने की नाराजगी है, कोई बड़ा पद नहीं मिलने की नाराजगी है? क्योंकि ये तो सबने देखा कि जिस तरीके से चुनाव हुए तो मामा के नाम पर चुनाव तो हुआ, लाडली बहनों के नाम पर चुनाव तो हुआ, लेकिन अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, क्या उसकी नाराजगी है ये, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं? फल के फूल के आधार पर हुआ। जितना बड़ा जनाधार शिवराज जी का है, उतना बड़ा जनाधार के बहुत कम नेता हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण है उन्होंने बड़े लंबे समय तक प्रदेश की राजनीति का नेतृत्व किया। 18.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, तो जनाधार उनका होना स्वाभाविक भी है और उनकी जो कार्यशैली है उसका कारण भी है कि बहुत बड़ा जनाधार है। लोग उन्होंने अपने आप को राजनीति के अलावा लोगों से पर्सनली कनेक्ट किया। जो उन्होंने मामा भांजे, भाई बहन का, बड़े का जो रिश्ता बनाया, वो सामान्य तौर पर राजनीति में लोग इस तरह से नहीं करते। काम निकालो आगे बढ़ो, जो वो उनकी स्टाइल नहीं रही, इससे लोग इसलिए उनको बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट करते हैं। और जहां तक होर्डिंग की बात है, अब देखिए आज की डेट में आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो जहां मुख्यमंत्री की बात होगी, जहां मुख्यमंत्री का फेस होगा या उनकी प्रशासनिक दायित्व होगा, वहां उनका चेहरा रखा जाएगा सामने। इसके पहले भी पूर्व में बहुत सारे नेता हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं, तो जब वो पद पर नहीं रहे तो ऑब्वियसली उनका चेहरा हट जाएगा। जो वर्तमान में पद पर है उसका चेहरा। अब अटल जी, स्वर्गीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका दायित्व था। अब आज नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद आने वाले वर्षों में परंपरा के हिसाब से जब लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो जो पद पर रहता है उसको फिर तो आपको सामने रखना पड़ेगा, तो उसमें कोई बात नहीं है। आज मोहन यादव जी हैं, अब कुछ वर्षों बाद कोई और मुख्यमंत्री होगा तो उसका चेहरा आगे आएगा। वो तो परंपरा है, कोई भी पार्टी हो, व्यापारिक परिक्रम हो, कहीं पर भी हो, ये तो बड़ी सामान्य परंपरा है, सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कोई नई बात नहीं है और ये आगे भी जारी रहती है और हर पार्टी में और हर स्तर पर जारी रहती है। इसमें ये एक कड़वा सच जरूर है, बट इसको हमको सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। नीलाभ जी मेरे साथ मौजूद है। नीलाभ जी, क्या मुख्यमंत्रियों ने साझेदारी कर ली है क्या आजकल? उधर शिवराज जी कहते हैं वो दिल्ली नहीं जाएंगे, इधर कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। प्रदेश की राजनीति ही करने में बड़ा मजा आ रहा है आज के कमलनाथ जी को भी। पद से हटा दिया, उसका गुस्सा भी है उनमें, पर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, मोहित जी की बात का जवाब दे दूं। मोहित जी, आपकी पार्टी का आपसी अंतर्द्वंद, आपसी कलह, आप इल्जाम कांग्रेस पर लगा रहे हैं।
आपने शिवराज जी से बड़ी बड़ी सभाएं करवा ली, लाडली बहना का इवेंट करवा लिया, उनके नाम से वोट कबाड़ लिया और उनको फिर उनके बाद उनको हाशिए पर रख दिया। उनका दर्द उनको दूसरी उमा भारती बना दिया। अब वो बेचारे उनका दर्द छलक रहा है कि मेरा राज्याभिषेक होते होते मुझे बनवास दे दिया। कभी होर्डिंग में से फोटो नाम हटवा देते हो, कभी कहते मामा तो रहूंगा, भैया तो रहूंगा। तो ये देखिए एक वरिष्ठ नेता जो 18 साल तक आपकी सरकार भाजपा का नाम चलाते रहे, भाजपा की सरकार चलाते रहे, आपने एकदम हाशिए पर ला दिया। ये पार्टी के जो आपका जो है ना, ये परंपरा ठीक नहीं है। जैसे आपने अडवाणी जी के साथ किया था, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ किया था, वही उमा भारती के साथ भी यही हुआ, तो इनके साथ भी यही किया, शिवराज जी के साथ किया जा रहा है। शिवराज जी खुद ही बयान करे। अब मेरी बात मैं अपनी, अब इनकी पार्टी की सिर्फ उठा है, आपसे अंतर कला ये जाने ने मुबारक। मैं कमलनाथ जी की बात आपने मुझसे कही, कमलनाथ जी ने स्वयं अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपनी स्वार्थ, जब पार्टी की हार हुई थी, हार स्वीकारते हुए अपना दायित्व मानते हुए हमने इस्तीफा दिया था। कमलनाथ जी के आशीर्वाद से, कमलनाथ जी की अनुशंसा से, दिग्विजय सिंह जी की अनुशंसा से, अरुण यादव जी की अनुशंसा से, सब वरिष्ठ नेताओं की अनुशंसा, दिग्विजय सिंह जी को, जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सबका वरिष्ठों का मार्गदर्शन और युवाओं का जोश, ये कांग्रेस की खूबसूरती, ये कांग्रेस की परंपरा है। तो कमलनाथ जी से जब ये सवाल पूछा था कि दिल्ली क्यों जाएंगे, कमलनाथ जी का अनुभव का लाभ लेंगे हम, क्यों भेजेंगे दिल्ली उन्हें? कमलनाथ जी को दिल्ली क्यों भेजेंगे? हम तो पूरे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सरकार बनाई है, उन्होंने चुनाव लड़वाया है, तो उनके अनुभव का लाभ लेंगे। घर के वरिष्ठ को, जो हमारे वरिष्ठ नेता, उन्हें हम क्यों दिल्ली पहुंचाएंगे? वो दिल्ली जाएंगे तो हम रोकेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी से परंपरा नहीं है। तो सवाल ही गलत था पूछना है, जो पत्रकार ने पूछा कि आप दिल्ली कब जा रहे हैं, तो सवाल ही गलत था। नहीं, सवाल क्यों करता? दिल्ली से बुलावा आया है तो पूछा गया कि दिल्ली कब जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, दिल्ली नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं जाएंगे, कमलनाथ जी यही रहेंगे। लोकसभा चुनाव में उनके अनुभव का लाभ लेंगे। वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई सौगातें दी उन्होंने प्रदेश के मंत्री रहते हुए। नीलाम जी, वरिष्ठ नेता तो प्रदेश अध्यक्ष से क्यों हटाया गया? क्यों जीतू पटवारी को बना दिया गया? नहीं गया, देखिए मैंने आपसे कहा कि हटाया नहीं गया। जब ये क्या होता है, उन्होंने अपना दायित्व स्वीकार करते, चुनाव में पार्टी की हार हुई तो उन्होंने अपना दायित्व स्वीकार करते इस्तीफा दिया। ये प्रक्रिया है, कहीं कोई हटाया नहीं गया। इस तरह की बातें मीडिया में मना भी तो कर सकते थे, वरिष्ठ नेता थे, राहुल गांधी जी कहते थे नहीं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को पद दिया गया। बिल्कुल ये प्रक्रिया होती है। कमलनाथ जी ने अपना दायित्व स्वीकार करते हुए उन्हें युवाओं को आगे लाना था, युवाओं का उत्साह, ऊर्जा और वरिष्ठों का मार्गदर्शन, इस कॉम्बिनेशन से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक होता है नेता को हाशिए पे ढका। देखिए अभी मीटिंग जितनी भी हो रही है, कमलनाथ जी साथ में, दिग्विजय सिंह जी साथ में, अरुण यादव जी साथ में, सुभाष पचौरी जी साथ में, सब मीटिंग साथ में ले रहे हैं और जीतू पटवारी जी साथ में बैठे उनके, सबका मार्गदर्शन। जितनी मीटिंग हुई आप देखिए पीसीसी में, सब वरिष्ठ नेता साथ बैठे। यहाँ शिवराज जी के परिदृश्य में दिख ही नहीं रहा है। कहाँ साथ बैठे प्रभु? इंडिया गठबंधन तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अलग बात कर रही है, मध्य प्रदेश, आप कमलनाथ जी की बात कर रही है, कमलनाथ जी के विषय पे, मैं कमलनाथ जी के विषय पे बात कर रहा हूँ। साथ में मीटिंग हो रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, कमलनाथ जी भी साथ में, दिग्विजय सिंह भी साथ में, अरुण यादव जी भी, पचौरी जी भी, तमाम वरिष्ठ नेता एक जाजम पर बैठकर, एक टेबल पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, आने वाले चुनाव का रणनीति बना रहे हैं। नीलाभ जी, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए तो इंडिया गठबंधन बना था ना कि प्रधानमंत्री का फैसला किया जाएगा, तो उसी पे तो बात कर रही हूँ मैं कि किस तरीके से ये पार्टी का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैं आप ही से सवाल पूछ लेती हूँ, आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब और दिल्ली में हमको इतनी सीट चाहिए, लेकिन कांग्रेस मना कर रही है इस पर, क्योंकि आम आदमी के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद है। मैं एक बार पीयूष जोशी जी से भी ये सवाल पूछ लेती हूँ। पीयूष जी, अब तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सब एक ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी सहमति नहीं जता पा रही है इस बात पर, ऐसा क्यों? मनमुटाव है? जी, ये बहुत सीधी सी बात है, मनमुटाव नहीं होता है, ये रिंकल्स होते हैं। यदि आप कोई भी कपड़ा पहनते हो तो कपड़ा अच्छा है या बुरा है, ये तो कपड़े की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और उसमें कितनी सिलवटें हैं उस पर थोड़ी डिपेंड करता है। सिलवटें तो एक प्रेस चला के, एक स्त्री घुमा के और पूरी हटा दी जाती हैं। तो सिलवटों को अब आप बड़ी बड़ी उधेड़ उनमें और बड़ी बड़ी बोले पूरा बिल्कुल जिसको बोले चीथड़े कपड़ा हो गया है, ये हो गया, ये तो मीडिया का अपना दृष्टिकोण है। देखिए जहां पे भी, और ये जो बात होती कि इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन एक बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मिलके बनाया हुआ एक गठजोड़ है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रूपता है इसके अंदर, पर ये एक नहीं है। ये डिफरेंस है ना मैडम, एक ये प्री पोल अलायंस है। यदि नहीं तो एक ही पार्टी बना लेते ना इंडिया नाम की, और उसी के उस पार्टी के ही झंडे तले पूरे देश में प्रचार किया जाता।
क्योंकि सबके अपने अपने मंतव्य हैं, सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, सबके अपने अपने एजेंडा है, वो पर वो उसको भी मान में सबको एक दूसरे का मान रखते हुए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे उस गठबंधन को आगे बढ़ाना है। इसलिए आगे बढ़ाना है क्योंकि जिस तरीके से आप लोग और हम सब देख ही रहे हैं, जिस तरीके से केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरीके से ईडी का, सीबीआई का और प्रशासन का जिस तरीके से एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के खिलाफ, जिस तरीके से आप देखेंगे कि 150 के आसपास सांसदों को संसद से निष्कासित कर दिया गया और अहम कानून पारित करा लिए गए, तो उसका विरोध करना तो बनता है। तो विरोध करने का एक तरीका निकाला है, वोट डिवीजन रोकने का तरीका निकाला है। सभी जितने राजनीतिक दल है अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ताकतवर राजनीतिक दल है और मुझे लगता है ये सिलवटे हैं। और ये तो यदि आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तो क्या होगा आप बताइए। दिल्ली और पंजाब में यदि आम आदमी पार्टी मजबूत पार्टी है तो वो हम स्वाभाविक तौर पर चाहेंगे कि ज्यादा सीटें मिले, कांग्रेस भी चाहेगी कि ज्यादा सीटें मिले। अल्टीमेटली अभी चुनाव दूर है, 4 महीने हैं कहीं ना कहीं और 3 महीने हैं कहीं ना कहीं आके और गठजोड़ बैठ जाएगा। कोई एक सीट कम हो जाएगी, एक सीट ज्यादा हो जाएगी। कांग्रेस तो मना कर चुकी है, 7 में से 3 आप मान रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया मैडम कोई? आप मुझे बताएं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का दिया हुआ स्टेटमेंट है क्या, या आम आदमी पार्टी के किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता का दिया हुआ स्टेटमेंट है क्या, या जो सीट डिवीजन के लिए जो कमेटी बनाई है इंडिया गठबंधन की उनके आधिकारिक प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट है क्या? अब कोई नेता यदि कोई मान लीजिए अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि वो बंगाल से आते हैं, वो बंगाल में कुछ और बयान देंगे, पंजाब के जो लोकल लीडर्स हैं वो अलग बयान देंगे, पर निर्णय लेने की जो अल्टीमेटली तो जो कमिटी है, जो कोर कमिटी बनाई है सीट शेयरिंग के लिए, उसका जो निर्णय वो सबको मान्य होगा। क्योंकि भाई दिस इज द वे डिसिप्लिन वर्क्स। ये इसी तरीके से तो राजनीतिक दल चलते हैं। लेकिन अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के भी ये बात कह रहे थे कि अगर 2 पार्टियों का गठबंधन होता है तो किसी को कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ता है। इस सवाल से क्या समझ में आता है, क्या त्यागना पड़ेगा? आपको क्या नजर आ रहा है इस सवाल से? नहीं, देखिए हर पार्टी चाहती है कि उसका जनाधार हर सीट के ऊपर हो। हर राजनीतिक पार्टी की इच्छा होती है कि वो हर सीट कॉन्टेस्ट करे, पर वो तो संभव नहीं होगा ना गठबंधन में। तो अशोक गहलोत जी की बात तो बहुत समझदारी की प्रतीक है, उनकी राजनीतिक समझदारी का प्रतीक है वो। यदि वो बोल रहे हैं कि भाई किसी को कुछ त्यागना पड़ेगा तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि भाई कौन सी पार्टी क्या त्यागेगी। तो किसी न किसी को त्यागेगा और कोई ना कोई अपनी नई जगह बनाएगा। भाई आपको एक लार्जर एनिमी है, एक बड़ा एनिमी है, वो है लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा है वो। ना नरेंद्र मोदी है एनिमी, ना भारतीय जनता पार्टी है एनिमी, पर जिस तरीके से ये प्रशासन चलाया जा रहा है, जिस तरीके की तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ भारत सरकार चलाई जा रही है, इतिहास में जो कभी नहीं हुआ उस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और इनकी पार्टी में जो शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ 8-8 साल तक कोई एक सिंगल समन भी नहीं भेजा जा रहा है। और हमारे जैसे राजनीतिक दलों के लोग जो इनकी पार्टी में शामिल होने से मना कर देते हैं, उनको आप 2-2, 3-3 साल तक जेल में बंद करके रख रहे हैं। तो जब ये स्थिति है तो इससे लड़ना तो पड़ेगा ना। तो लड़ने का तरीका है, और लड़ने के तरीके का नाम है इंडिया। पर पंजाब और हरियाणा में भी कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने की बात कह रहे हैं वो, तो फिर इससे क्या समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेटर नियुक्त अगर कर देंगे तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि वो सीटों की बंटवारों पर सहमति नहीं जता पा रहे हैं शायद। देखिए मेरा ये कहना है, मुझे लगता है कि मोटे मोटे तौर पे जब तक आप देखेंगे, मुझे लगता है जनवरी एंड या फरवरी 15 के आसपास तक, फरवरी मिड तक बहुत सारे रिंकल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि एक आम सहमति बन के आएगी, और जब आम सहमति बन के आएगी सीट डिवीजन हो जाएगा। शुरुआत में तो सीट डिवीजन में थोड़ा सा आप 4 बर्तन जमाने जाएंगे तो थोड़ा तो खटकेंगे ना मैडम। नहीं खटकेंगे तो बर्तन ही कैसा हुआ? तो बर्तन आप यही तो पूछना चाह रहे थे, खटक रहे ना। मेरा सवाल यही था। ये तो नॉर्मल सी बात है ना मैडम, इसमें एबनॉर्मल क्या है? आप भाई मेरे घर में बर्तन कई बार जमाना पड़ते हैं, तो यदि अब मैं बर्तन जमाता हूँ, आप भी जमाती होंगी मुझे लगता है थोड़ा बहुत 2-4, तो हम सब लोग थोड़े थोड़े बर्तन जमाते हैं तो थोड़ी तो आवाज होती है ना मैडम। ये तो बर्तन का स्वभाव है, ऐसे ही इंसान की प्रकृति है, इंसान का स्वभाव है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा एबनॉर्मल मान के चलना बड़ा अतिशयोक्ति होगी, अनलेस एंड अनटिल की बिल्कुल तलवारें खिंच जाए और ये घोषणा ही हो जाए आधिकारिक तौर पर कि भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर लड़ेगी, दिल्ली में भी लड़ेगी, और कांग्रेस भी सभी सीटों पर लड़ेगी, और गुजरात में भी लड़ेगी, और मध्य प्रदेश में भी लड़ेगी। जब इस तरीके की बातें हो जाए तब बात करेंगे, अभी तो बहुत समय है मैडम अभी। और मालवी में कहावत है कि नाई नाई बाल कितने, तो जो हमारे सहन साहब है वो बोलते साहब सामने ही गिरेंगे आपके कितने बाल हैं आपके सिर पे, तो पता पड़ जाएगा समय के साथ। बिल्कुल ठीक है। मदन तिवारी जी भी मेरे साथ मौजूद है। मदन जी, आपने सभी वरिष्ठ लोगों की बात सुनी। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर 4 लोग बैठते हैं तो आपस में थोड़ा मतभेद तो चलता ही है। क्या लग रहा है अब आपको? राजनीति मतभेद क्या बहुत बढ़ चुके हैं? देखिए कहीं ना कहीं मुझे समझ में जो आ रहा है वो स्पष्ट तौर पर ये है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन दोनों की कमी विपक्ष में है बहुत ज्यादा। देखिए आप यदि हम थोड़ा बैक पे जाते हैं तो स्वर्गीय
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सरकार बनाई थी तो सबसे पहले उन्होंने पार्टी का जो संगठन की बैठक की थी उसमें स्पष्ट तौर पर बोला था कि हमें विरोधी को ऊर्जा नहीं देना है, हमें विरोधी का नाम ज्यादा नहीं लेना है, विरोधी जो भी है उन्हें उस समय भी नाम न लेते हुए सब कुछ कह दिया था। और इस कहने में उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि हम विरोधी का नाम बार बार लेते हैं, उनकी योजनाओं का नाम बार बार लेते हैं, हम ईडी सीबीआई को बार बार रखते हैं, तो आप इसके दोनों परिणाम देखें, अच्छे बुरे दोनों परिणाम आते हैं उसके। और वही कुछ ऐसा यहाँ चल रहा है कि मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन दोनों की बहुत ज्यादा कमी है। इसी के कारण इंडिया की जो स्थिति वर्तमान में है वो बड़ी मतलब ये मान के चले कि घमासान की जो स्थिति नजर आ रही है उसका बहुत बड़ा ये है कि मैनेजमेंट की कमी है। वहीं दूसरी यदि जो वर्तमान परिस्थितियां परिवेश बना हुआ है, इस बने हुए परिवेश में मोदी 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 जितने लोग एकत्र होकर एक ही नाम की माला जप रहे हैं, पहला सब। दूसरी बात जो होती है कि ईडी और जो बड़ी संस्थान है जिनका उपयोग हो रहा नहीं हो रहा ये अलग विषय हो गया, लेकिन ये सब भी प्रेजेंटेशन दी जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो कमजोर जो ये कहते हैं कि तत्काल यहां से वहां हो जाते हैं, उन लोगों में दहशत बन रही है, वो पार्टी छोड़ छोड़ कर बीजेपी में समाहित होते जा रहे हैं। देखिए यदि यही परिदृश्य बना रहा और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और राम मंदिर का मुद्दा ले लें या अन्य जो तैयारियां वर्तमान में चल रही है, पन्ना स्तर पे, बूथ स्तर पे चले जाए, पेज स्तर पे चले जाओ, जिस हिसाब से बीजेपी तैयारी कर रही है तो वो 400 कम बोल रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि स्थितियां बहुत अलग नजर आएंगी, कुछ चौंकाने वाली जो बात बार बार निकल के सामने आती है। तो ऐसा ना हो कि कोई बड़ी चौंक और विपक्ष को देखने मिले। अच्छा, तो मदन जी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का दर्द भी तो बहुत झलक रहा है ना बार बार, अब क्या नजर आ रहा है? ये तो मानव स्वभाव, ये मानव, देखिए मेघा जी, ये मानव स्वभाव है, इस मानव स्वभाव को नहीं बदला सकता। परंपराओं को तोड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार एक जातिवाद कह दें, परिवारवाद कह दें, या यदि हम एक पद पर लगातार लंबे समय पे बैठे तो जिसको हटाया जाएगा दुख तो होगा, और मानव स्वभाव में उसका आक्रोश जागृत भी होगा। वो पब्लिक के बीच में भी लाएगा, समाज के बीच में भी लाएगा, और वो ये भी चाहेगा कि हम अलग कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो अमित शाह और मोदी ने शिकंजा कस रखा है, आप देखिए चू नहीं हुई, चू न, मुझे लगता है कि अदर्स कोई पार्टी होती तो अभी तक कई वो अलग अलग पार्टियां बन गई होती और रिजाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाती और नया एक पार्टी तैयार हो जाती। लेकिन इन दोनों की जो कसावट है वो इतनी ज्यादा कसावट है संगठन के ऊपर कि चू नहीं हुई। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, इतने चौंकाने वाले फैसले हुए, लेकिन चू नहीं हुई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है उनका, उस मैनेजमेंट से वो आगे बढ़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो विरोधी पक्ष है, इंडिया है, वो इंडिया एक ही माला भजने में लगा है कि मोदी 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 मोदी, और उस मोदी का फायदा पूरा का पूरा ऊर्जा के साथ उनको पूरा मिलने जा रहा है। ये वर्तमान परिस्थितियां देखने को हम फील्ड में है। हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जो कांग्रेस के समर्थित लोग थे वो भी अब बीजेपी में सपोर्ट कर रहे हैं। ये स्थिति है मेरा। हाँ मोहित जी, बीजेपी का सपोर्ट तो कई लोग कर रहे हैं, चूंकि एक राम मंदिर भी बड़ा फैसला आपने लिया, कई बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन ये ईडी और सीबीआई वाली बात क्या है? आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि सिद्ध नहीं हुआ था आरोप, आपने जेल में डाल दिया। कोई संस्थान आपके बारे में कुछ बोल दे तो आप उसको ईडी के समन भेज देते हैं, अगर कोई सांसद कुछ बोल दे तो आप उसको संसदीय क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। कई और भी बड़े मुद्दे, इससे बाहर कब आएंगे आप लोग? क्या ईडी के समन से चीजें की समस्या समाधान हो जाएगी? देखिए, इंडी गठबंधन में एक सदस्य है, बड़े सदस्य हैं उसका नाम है कांग्रेस। अभी आपने 4 दिन पहले देखा होगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक घटना हुई। ईडी के अधिकारियों ने जब वहां पे जांच करने के लिए वो गए तो वहां पर मारपीट हुई, उनके साथ हाथापाई हुई, सब चोटिल हुए। तो अधीर रंजन चौधरी जी, जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने क्या कहा कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ये कौन कह रहा है? इंडी गठबंधन के सदस्य हैं। ममता बनर्जी जी और केजरीवाल जी मिलके प्रधानमंत्री के लिए खड़गे जी का नाम प्रस्तावित करते हैं, और अधीर रंजन चौधरी जी क्या कह रहे हैं? इसका मतलब कि ईडी और सीबीआई की जो जांच हो रही है वो सही है। तभी तो उन्होंने कहा कि जब ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ तो ये सब टीएमसी के चलते हुआ। टीएमसी का वहां नेतृत्व है, टीएमसी की सरकार है, और वो क्या कह रहे हैं
कि टीएमसी की सरकार को भंग करके वहां पे आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, जितने भी छापे पड़ रहे हैं या जांच हो रही है, अरबों रुपए निकल रहे हैं, अरबों रुपए निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? चाहे वो धीरज साहू जी हो, उनके यहाँ जब रेड हुई 350-400 करोड़ रुपए निकला। अरे तो भाई, आपके पास पैसा निकल रहा है, रेड हो रही है, उसके बाद जांच होगी। अगर आप जवाब दे देंगे पैसा आपके पास कैसे आया, तो आप छूट जाएंगे। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो जो न्यायोचित सजा मिलती होगी वो आपको मिलेगी। मतलब हम गलत काम भी नहीं देंगे। केजरीवाल जी को बार बार सम्मान दिया जा रहा है, मैं जाऊंगा नहीं। सत्येंद्र जैन जी वहां पर इतने सारे मैंने सालों से वहां पर, भाई न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। आपने अर्जी लगाई, अगर आपकी जमानत के दावे में दम होता तो आपको जमानत मिल जाती। तो सवाल यह है कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं और उसकी जांच सरकार कर रही है, अगर गलत पाया जाएगा तो सजा मिलेगी। अच्छा देखिए, राहुल जी और सोनिया जी को बुलाया था ना ईडी ने, अरेस्ट कर लिया क्या उनको? उनसे सवाल जवाब के लिए बुलाया था, उन्होंने सवाल जवाब, जो भी सवाल पूछे होंगे ईडी ने, उनका जवाब दिया। उनको नहीं लगा वो तो वो चाहते हैं। एक आरोप आप पर ये भी लगता है, एक आरोप आप पर ये भी लगता है कि जब कोई नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है, वो गुंडा प्रवृत्ति का हो, वो कोई भी हो, तो फिर वो उसकी जो छवि है वो ठीक हो जाती है। अगर वो दूसरी पार्टी में, तो उसकी छवि वैसी बनी रहती है। कई बार ये आरोप लगे, कई नेताओं को देखा है हमने कि वो ऐसी प्रवृत्ति के थे, जो गुंडा प्रवृत्ति के थे, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो वो सब भूल गए। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कार्य भी कर रही है। कई बार आप पे ये आरोप लगाती, कांग्रेस ने आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप आप पर लगाए थे। देखिए, आरोप लगाने की पसंद है मुझे। पूरे हिंदुस्तान में एक मामला बता दीजिए, वो कोई दूसरी पार्टी से में रहे हो, उनके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते से ही उनके वो सारे केस और मामले बंद कर दिए गए। ऐसे 50 मामले आपको कांग्रेस के शासनकाल में मिल जाएंगे। कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई हो, देखिए कोर्ट में कार्रवाई हो, ईडी की कार्रवाई, अब ईडी की कार्रवाई चल रही है राहुल गांधी जी के ऊपर, तो क्या उनको एकदम से अरेस्ट कर लिया? कार्रवाई चल रही है, समय लग रहा है, और भी लोग, बहुत सारे लोग बयान देते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने होते हैं। अब केजरीवाल जी को बुलाया गया, नहीं आए तो क्या घर जाकर उनको अरेस्ट कर लिया क्या? तो ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया 2 महीने में भी होती है, 2 साल में भी होती है, 20 साल में भी होती है। इसको, इस प्रक्रिया के पर आप सवाल नहीं उठा सकते, चाहे किसी पर कोई भी सरकार रहे। तो सवाल तब आप हम पर उठा सकते हैं जब कोई व्यक्ति पार्टी बदलकर हमारी पार्टी में आया हो और अगले दिन हमने उसके सब केसेस को क्लोज कर दिया हो कि अब ये पाक साफ हो गए। जिस पर जो कार्रवाई चल रही है उस पर वो कार्रवाई चल रही है, समय सीमा आगे पीछे हो सकती है। तो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है ये। इसमें जवाब ले लेते हैं आम आदमी पार्टी। पीयूष जी ऐसा आरोप लगाते, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा करते ही नहीं है हम, हमारे यहाँ पे अगर आता है तो उस पर। चलिए, एक है विषयांतर बहुत बड़ा हो जाता है, पर ठीक है, चलिए अपन बात कर लेते हैं। एक देश के बड़े नेता है, उनका नाम है अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री हैं। उन्होंने एक पूर्वोत्तर के भारतीय जनता पार्टी के अभी पोस्टर बॉय हैं, हिमंत बिस्व शर्मा, उनके ऊपर लुई बर्जर घोटाले का आरोप लगाया था ना। मैंने तो नहीं लगाया था, अमित शाह जी ने लगाया था, और खुलेआम लगाया था, और अखबारों में विज्ञापन दिए थे जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। अभी वो पूर्वोत्तर में, पूरा का पूरा पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाल रहे हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप चुनावी रैली में महाराष्ट्र की हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी ने लगाया था। किनके ऊपर लगाया था? उनका नाम है अजीत दादा पवार के 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। अब अजीत दादा पवार के ऊपर कितने समन्स चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, पता कर लेते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर पिछले 8 साल में कितनी बार ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल जी को तो आपने 2 महीने में 3 समन भेज दिए हैं, कोई बात नहीं, जो करना है करिए, डरते नहीं हम उसके अलावा। पर बाकी जो बात है कि भाई वहां की बात है कि उनको हेमंत बिस्व शर्मा को कितनी बार समन भेजे गए ईडी के द्वारा, बता दे। बड़ा घोटाला था लुई बर्जर का। नीचे चलते हैं, गोवा दिगंबर कामत, कितनी बार बुला लिया आपने दिगंबर कामत को? वापस ऊपर आ जाओ, महाराष्ट्र नारायण राणे, कितनी बार बुला लिया नारायण राणे को? उसके बाद और थोड़ा सा आ जाते, अभी हाल ही में एक बहुत ही ईमानदार नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका नाम है छगन भुजबल, ठीक है। तो अभी आप सब चीजें देखते जाइए मैडम। ये तो क्या है कि ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो जितने देख लेते हैं, अभी तो कोई भरोसे नहीं है। आप देख लीजिए जिस प्रकार से वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री स्वयं आते हैं, वहां की आईटी सेल के अध्यक्ष और सचिव और ये रेप केसेस में पाए जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की क्या स्थिति होती है। खुद का मध्य प्रदेश का आईटी सेल का अधिकारी था ध्रुव सक्सेना, जो आईएसआई का एजेंट निकला था।
ये तो जितना आप देखने जाएंगे उतना है, और आप दूसरे दलों को बोलते हैं और बोलते हैं पैसे निकले। चलिए बता दीजिए मनीष सिसोदिया जी के घर से कितने पैसे बरामद किए ईडी ने, बता दीजिए सत्येंद्र जैन जी के घर से कितने पैसे बरामद किए ईडी ने, बता दीजिए संजय सिंह जी के घर से कितने पैसे बरामद किए ईडी ने। जरा बताएं तो सही कितने करोड़ निकले। हम भी देखना चाहते हैं, तो हम भी समझे भाई कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचारी की ईमानदार पार्टी है, तो हम छोड़े पार्टी यदि भ्रष्टाचारी पार्टी है तो हमें पता तो पड़े कितने पैसे निकले हैं, कहां से निकले हैं। जरा एक आध पैसे का दिखाइए तो सही, एक आध कोई तो नोट दिखाइए जो ईडी ने जब्त किया हो इन तीनों नेताओं के घर से। अब रही बात जो है कि भाई जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, जिस तरीके से जो फेल्यूर है एडमिनिस्ट्रेशन का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा, जिस तरीके से जो वादा खिलाफी और जो की हुई गारंटियां सारी फेल हो चुकी हैं, और जिस तरीके से एक भारत को यदि आपको इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाना है, जो लोन के कर्जे में डूबा जा रहा है, जो आपने इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी से मर्ज करके और जीएसटी की ग्रोथ और फॉल्स जीएसटी की ग्रोथ दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से गरीब और अमीर होता जा रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, उसको कैसे ब्रिज किया जाएगा, उन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। 450 रुपए सिलेंडर का वादा किन्होंने किया था अच्छे दिन आने वाले हैं बोल के, वो कहां गया, ये इस पे चुनाव लड़ा जाएगा। आप उसके बाद देखेंगे कि भाई 40 रुपए पेट्रोल डीजल का वादा किया गया था, तेल दाल सब सस्ते होंगे वादा किया गया था, 2 करोड़ रोज लोगों को रोजगार दिया जाएगा वादा किया गया था। तो ये सब जो कहने के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं, तो जो 10 साल से शासन में है उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना, जवाबदेही तो बनती है। तो जो हमारे तिवारी जी ने एक बात बोली थी कि भाई खुद की बात नहीं करते, मोदी की बात करते हैं, पर जो फेल्यूर हुआ है, जितना बड़ा एकदम जिसको बोलते हैं ह्यूमंगस फेल्यूर है, इतना बड़ा फेल है, तो उस फेल के ऊपर आप प्रश्न नहीं पूछे विपक्ष। देखिए ये तो अच्छा है आप लोग इतना मौका देते हैं, मैं तो नेशनल टीवी पे इतनी बार जाता हूं जहां हम बोलना शुरू करते हैं 2 सेंटेंस बोलते हैं, एक एंकर बीच में इंटरजेक्ट कर देता है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को 3-3 4-4 मिनट का लगातार समय देता है। तो ये तो आप देख लीजिए कि भाई जिस तरीके से एंकर तो विपक्ष से ही, आप नेशनल मीडिया देख लीजिए तो विपक्ष से ही सवाल पूछा जा रहा है, सत्ता पक्ष से कहां सवाल पूछा जा रहा है। लुई बर्जर घोटाले के ऊपर आपने कितनी डिबेट्स देखी, दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के ऊपर जिसमें 1 रुपए की बरामदगी ईडी के द्वारा नहीं की गई है, 4-4 6-6 महीने तक लगातार डिबेट देखी है हमने। लुई बर्जर घोटाला जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा एक आरोपी है, दिगंबर कामत एक आरोपी है, कितनी बहस देखी है आपने। तो ये सारी बातें बीच में निवेदन करना चाहूंगा, बीच में निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आप पार्टी जो है वास्तव में एक बहुत बड़ा विकल्प बनकर उभर रही थी। मैं बताऊं, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अन्य प्रदेशों में भी बहुत अच्छी चर्चाओं में आप पार्टी जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विकल्प आम जनता के बीच बन के सामने आ रही थी। लेकिन कुछ ईडी और जो अन्य अपन ने जो बात अपन बार मैंने भी आपसे बोला भी कि जिस हिसाब से अब आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जो सेल है, आईटी सेल, और जो मैन्युफैक्चरिंग की जो आधारशिला रखने वाले जो लोग हैं, जो कैंपेन करके पूरी योजनाओं को क्रियान्वित, उन्होंने पहले माहौल बनाया बहुत बड़ा कि हार रही है, और बकायदा बहुत बड़ा रूपक इतना वो बना दिया कि ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई कांग्रेस कि हम तो भैया जीत ही रहे। हम लोग जब बाइट लेने जाते थे, हम लोग जब खौर बनाने जा रहे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो बहुत दम्भ रखते हैं वो कहते थे नहीं हम तो जीते ही रहे, हमको जरूरत ही नहीं कोई मिला। ये स्थिति, ये किसने ये जो पैरा तैयार किया था, ये बीजेपी की जो सेल है, जो वहां जो बुद्धिमान लोग बैठे वो बनाते हैं। अच्छा, आज की कंडीशन में ये थी कि आप पार्टी सिर्फ एक बहुत बड़ा विकल्प बनकर उभर रही थी, और हम तो अभी भी निवेदन करें एज ए पत्रकार, क्योंकि हमें देश में विपक्ष की आवश्यकता है। विपक्ष नहीं होगा तो बड़ी समस्याएं आएंगी, और समस्या ये आती है कि मीडिया कर्मियों को सामने फाइट करना पड़ती है। सरकार से फाइट में कई बार मीडिया कर्मी फाइट पे आते हैं क्योंकि विपक्ष शून्य रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रयास ये करे कि इंडिया गठबंधन से दूरी बना के अपना खुद का वजूद तैयार करे। मध्य प्रदेश में भी या अन्य प्रदेशों में भी आपको चाहने वालों की कमी नहीं है। जिस स्तर पे आप वर्क कर रहे थे, इस हिसाब से केजरीवाल जी वर्क कर रहे थे, उस पर करते चलिए ना, आप कुछ बोलिए मत, आप उनकी दौड़ के साथ दौड़ रहे हैं। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए भी मतलब उसी स्थिति श्रेणी में लाके, और मुझे लगता है कि विकल्प खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान का। ठीक है, नीलाभ शुक्ला जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो नीलाभ जी चले गए। कांग्रेस की आदत बीच में से चले जाती है, यही तो दिक्कत है, समझ रहे पीयूष जी आप? कांग्रेस की दिक्कत यही है कि बीच मुद्दे में चले जाते हैं कि अभी भी इसलिए ये डर है, मदन तिवारी जी जो बात कह रहे हैं कि वो यही बड़ा डर है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार उभरी थी, दिल्ली में गई, पंजाब में गई, मध्य प्रदेश में फेल क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। क्यों भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली?
जैसा मदन तिवारी जी कह रहे थे, आईटी सेल जो है बड़ी मजबूती से काम कर रहे थे, नेतृत्व तो बहुत अच्छा था, संगठन में जो लोग काम कर रहे थे उनका ये तो कहना पड़ेगा ना, ये तो विपक्ष भी कहता है इस बात को कि जिस तरीके से नेतृत्व है। अब वो बात अलग है पीयूष जी की जिन्होंने नेतृत्व में काम किया वो बेचारे नेता बाय साइड हो गए। अब आप किसी बड़े नेता को उठा के देख लीजिए, मैं कहना तो नहीं चाहती, शिवराज जी को देख लीजिए, कैलाश जी को देख लीजिए, और कई बड़े नेता जो साइड हो गए। लेकिन बीजेपी से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहती है कि संगठन की व्यवस्था है, वो जवाब नहीं देते ज्यादा इस बात पे। पर ठीक है मोहित गर्ग जी, मेरा सवाल यही है, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? आप तो आप इतने राज्यों में जीत रहे हैं, लगातार बड़ी पार्टी बन के उभर रही है आपकी, उसके बाद भी समन भेजते हुए बंद नहीं हो रहे, क्या क्या रीजन क्या है? क्या वाकई आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला था? क्योंकि वो तो ये बात लगातार मंचों से भी कह रहे हैं, क्या प्रूफ करके बताइए, आप बताइए ना, क्या एक भी नोट जो आपने समन भेजे थे, ईडी को भेजा था, क्या उनको मिला है वाकई में? तो वो जेल में रहने के लिए विवश हो, आज इस तरीके से वो जेल में है, क्या ये सही है? जहां से शराब घोटाले की शुरुआत हुई, जो शराब के व्यापारी कारोबारी जिन्होंने बिडिंग करी थी, जब उन पर जांच शुरू हुई, जब उसके क्लू मिले, उसके बाद जितने भी वो लोग हैं, जितने लोग मनोज सिसोदिया जी के संपर्क में थे। अच्छा बताइए, आपकी शराब नीति एकदम बढ़िया थी, परफेक्ट थी, क्यों विड्रॉ कर लिया आपने? क्यों विड्रॉ कर लिया? आपकी नीति तो परफेक्ट थी। अच्छा, दूसरी बात भी बता रहा हूं कि ये तो वो पार्टी है, जब पार्टी बनी तो केजरीवाल जी ने क्या कहा था, अगर किसी पर आरोप लगेगा तो उसको पार्टी से निकाल देंगे, उसको टिकट नहीं देंगे। इनके तो मंत्री सालों से शोभा बढ़ा रहे हैं जेल की, क्या आपने उनको निकाल दिया? तो भाई ये आपको प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। देखिए, किसी पर आरोप लगा तो वो आरोपी नहीं हो गया जब तक कि साबित नहीं होगा। आप ये बोलने जा रहे हैं, मैं मान रहा हूं उस बात को, तो आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और अगर आरोप लगा है, साबित हो जाएगा तो सजा मिलेगी। आप तो उनके साथ बैठे हैं रोज, जो आरोपी हैं, जेल में रह चुके, बेल पर आए हैं, श्रीमान लालू प्रसाद जी यादव। उन पर कोई संशय है आपको कि वो आरोपी नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? वो आरोपी नहीं है, वो आरोपी से आगे बढ़ चुके, वो सजा याफ्ता मुजरिम हैं, अभी भी बेल पर हैं। कायदे से तो पैरोल पे उनको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, मगर स्वास्थ्य का बहाना देकर बाहर आए थे और रोज मीटिंगें कर रहे हैं, प्राइवेट जेट में भी जा रहे हैं, मटन चिकन भी खा रहे हैं। उनकी तबियत बिल्कुल ठीक है, मगर जब जेल में जाते हैं तो उनकी तबियत खराब हो जाती है। तो आप तो उन लोगों के साथ बैठे हैं। जब आप भ्रष्टाचार की दुहाई देते थे कि भ्रष्टाचार से हम देश को बदलने के लिए आए हैं, क्या आप उनके साथ नहीं बैठे हैं? बताइए अखिलेश जी के साथ। जी ये है बीजेपी। देखिए, चलिए एक जवाब दे देता हूं मैं आपको। ये बीजेपी की शिक्षा है। देखिए, आप बीजेपी की शिक्षा है, आप यूजी समझने का प्रयास करिए। भारतीय जनता पार्टी सिद्ध कर देती है कि ये सच है, तो ये सच है। सर, बाबा वाक्य प्रमाणम थोड़ी ना होता है, गर्ग साहब ने जो बोल दिया वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वक्त है, वक्त को समझिएगा, वक्त की नजाकत को समझिए। आज देश को आपकी जरूरत है, लेकिन आप स्वयं नहीं समझ पा रही कि हम क्या करें। और आपकी जरूरत बीजेपी को भी है, लेकिन बीजेपी जो आप जो है समझ नहीं पा रही क्या बात है। मैं जवाब देता हूं सर आपको, आपकी राय का पूरा सम्मान है, और आप यदि एक अच्छा मजबूत विपक्ष चाहते हैं तो वो शुभेच्छा ही है हमारे लिए और शुभकामना ही है हमारे लिए। तो आपकी राय का आइए, स्वागत है, मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ, आप आइए तो। और ये जो गर्ग साहब ने जो बात बोली, गर्ग साहब ने बोला कि भाई हम एंटी करप्शन के प्लान पे आए थे, तो केंद्र सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है सीवीसी ने बोला था अपनी एक रिपोर्ट में, जो उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी थी, कि दिल्ली सरकार में 86% भ्रष्टाचार कम हुआ है। 86%। दिल्ली सरकार की कोई एजेंसी नहीं बोल रही थी मैडम, ये सीवीसी बोल रही थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो अमित शाह जी के अंडर काम करती है, हमारे अंडर काम नहीं करती। 86% भ्रष्टाचार। यदि कोई एक सरकार है जिसमें सरकार आने के बाद में यदि भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा कमी आई है तो वो दिल्ली की सरकार है। दूसरा, हमारे खुद के 5 विधायकों को जेल में डालने वाले अकेले मुख्यमंत्री हैं पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिन्होंने अपने 5 विधायकों को जेल में डाल दिया, अपने मंत्री को इंक्लूडेड, स्वास्थ्य मंत्री को इंक्लूड करके। कौन सी ऐसी सरकार है जिसने ये करा? तो एंटी करप्शन के प्लान पे तो हम आए हैं। आप देखिए डोर स्टेप डिलीवरी, जिस तरीके से आपके घर पे आपको 100 से अधिक सरकारी कागजात मिल रहे हैं दिल्ली में और अब पंजाब में। कोई और राज्य बता दीजिए जिसमें आप एक टोल फ्री नंबर डायल करते हैं और व्यक्ति आपके घर पे आता है और पूछता है आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको मैरिज प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र क्या बनवाना है, सब आपको समग्र आईडी बनवाना है, आपके घर पे डिलीवर करके जाता है। कोई और बता दीजिए, आप इतने अच्छे से शासन चला रहे हैं
दूसरा बता दीजिए जिस तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर को सुदृढ़ करने का काम किया है, स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया है, जब विद्यालय दिखाने की बात आती है तो भारत की सरकार, जब मेलेनिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो मेलेनिया ट्रंप को दिखाने गुजरात और मध्य प्रदेश के स्कूल में नहीं लाते, दिल्ली सरकार के द्वारा रन किए गए सरकारी स्कूल में मेलेनिया ट्रंप को स्कूल दिखाने ले जाते हैं कि यह सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है। तो ये देखिए, काम तो हमारे पास में इतने हैं गिनाने के लिए, इसी वजह से ये वहां हरा नहीं पा रहे हैं दिल्ली में। पंजाब में तो इनका खुद का कोई वजूद बचा नहीं भारतीय जनता पार्टी का, तो अब इसलिए इनके पास में है नहीं, तो वो क्या है इनके दिमाग में, भाई इनकी लीडरशिप खत्म करो। तो ये लीडरशिप खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, वो स्थिति है। और रही बात शिवराज सिंह चौहान की, जिनसे हमने ये बहस की शुरुआत की थी, बस वाइंड अप भी करता हूं, खत्म करूंगा मैडम। शिवराज सिंह चौहान का बोला भाई मामा जी रिश्ता बनाते हैं, एक और रिश्ता बनाते हैं मोदी जी, उनका भी पता नहीं कहां कहां से हर जगह से रिश्ता निकल जाता है। शिवराज सिंह चौहान जी है ना, अपनी बहनों से रिश्ता बना लेते हैं, महिला अपराध में नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश। भांजे भांजी हो जाते हैं, बोले मामा हूं, भांजे भांजियों का छोटे बच्चे बच्चियों से रिश्ता बना लेते हैं मामा बन के। नवजात मृत्यु दर में पिछले 20 साल से नंबर 1 है, सबसे ज्यादा नवजात जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं। तो ये तो स्थिति शिवराज सिंह चौहान जी ने कर रखी है, इतने बढ़िया रिश्ते बनाते हैं और ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो वाली स्थिति शिवराज सिंह चौहान जी। इन सब चीजों से बाहर निकलिए। तो ये सारी जो आपकी पार्टी की वर्किंग थी ना, जो वर्किंग थी आपकी, सिर्फ वर्किंग पे आइए ना, वर्किंग पे आइएगा। निवेदन है आप सिर्फ वर्क करिए, वर्क जो आपका वर्क था साहब बहुत सराहनीय वर्क था। केजरीवाल जी का जो वर्क था वो अच्छा था, आप इससे हटकर काम करिए, जनता काम देखती है आपका, आप काम करके दिखाइए। ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है, आप भी उसी चक्कर में फंस रहे हैं जहाँ कांग्रेस फंस चुकी है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि मैं राम मंदिर में नहीं जाऊंगी, और वो ये भी कह रही है साथ में कि ये नौटंकी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं ऐसे उत्सव में जाऊंगी जहां पे सभी लोग साथ हो। पीयूष जी, मेरा सवाल आपसे, क्या राम मंदिर के उत्सव में पूरा देश एक साथ नहीं खड़ा जो ममता बनर्जी इस तरीके की बातें कर रही है? पहले सवाल का जवाब। दूसरा ये नौटंकी कैसे हुई? राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम हमारे आराध्य है, राम को हम मानते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी राम के मंदिर की अगर वहां मूर्ति स्थापना हो रही है, इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मुझे नहीं लगता ये नौटंकी है। आप इसको नौटंकी का करार देंगे क्या? क्योंकि इतनी बड़ी बात अगर ममता बनर्जी कह रही है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और एक तरफ आप राम के नाम पे चुनाव लड़ने की, एक तरफ तो कांग्रेस भी तो कहती है ना राम हमारे आराध्य है, और वो इस गठबंधन का हिस्सा भी है, फिर वो ऐसी बयानबाजी क्यों इस समय? देखिए, ये तो ममता बनर्जी जी का खुद का उनका निजी बयान है कि भाई उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि उनको आमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है, कि वो जाना चाहते नहीं जाना चाहते, ये उनका डिसीजन है। उनको लग रहा है कि ये नौटंकी है, तो नौटंकी थोड़ा स्ट्रांग वर्ड है, मैं नौटंकी तो नहीं बोलूंगा, पर आक्षेप तो वो काफी उठाए गए हैं लोगों द्वारा, और सब चारों शंकराचार्यों द्वारा आक्षेप उठाए गए हैं। तो जब चारों शंकराचार्य तो किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं है ना, तो पर देखिए, मेरा यह कहना है कि भाई राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राम मंदिर बनाया जाना चाहिए, उस निर्णय का इस देश के हर रहवासी को सम्मान करना चाहिए। इसलिए सम्मान करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संस्था पूरे देश में कोई नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने यदि एक निर्णय ले लिया, एक डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट के ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है, संवैधानिक पीठ का निर्णय, 5 जजेस की बेंच का सर्वानुमति से लिया गया निर्णय है, तो उसको सबको सम्मान करना चाहिए। यही इस देश की व्यवस्था है, और इसी देश की व्यवस्था और संविधान और विधि के हिसाब से पूरे देश के हर नागरिक को आचरण करना चाहिए। और सब लोग बंदे हैं, या जब हम सब भारत देश के ही तो नागरिक है, तो हम सब बंदे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं देना चाहिए। ओपनिंग कमेंट मोहित गर्ग जी से लेना चाहूंगी। मोहित जी, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा बयान ममता बनर्जी दे रही है। देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी विपक्षी दल जो वर्तमान में विपक्ष में हैं, इन्होंने सनातन धर्म को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। इनको लगता है कि सनातन हिंदू लोग चूंकि बड़े धर्म प्रेमी और बड़े सहनशील होते हैं, इसलिए हम इनके देवी देवताओं पर या इनके धर्म पर आक्षेप लगाकर निकल जाएंगे। आपकी हिम्मत हो तो हिंदुस्तान के किसी और धर्म पर एक शब्द बोल के देखिए, आपकी गर्दन आपके हाथ में दे दी जाएगी। तन से जुदा जो नारा है ना, वो आपको आपके सामने बता दिया जाएगा। आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप राम मंदिर की, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी बोलिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए आप बोल सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति है। आप राम मंदिर पर लेकर आप नौटंकी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जनता आपको दिखाएगी और दिखा रही है, और उसके साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जैसे लोग। मुंह में दही जम जाता है जब स्टालिन बोलते हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है। वो उनका बयान है। अच्छा, लड़ेंगे साथ में, अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात होती तो वो उनका बयान है, तो अलग अलग हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता।
अच्छा तो मैं ले लूंगा और खराब आपके पास। अगर आप साथ में हैं तो आपका ज्वाइंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी, और नहीं तो हिम्मत है तो उनको कंडेम करिए कि हम आपके साथ नहीं है और भविष्य में अभी गर्ग साहब आपके सामने कंडेम कर दिया, बोल दिया दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आपके सामने बोला मैंने दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, तो और क्या चाहिए आपको? आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। इंडिया गठबंधन बीजेपी के चक्रव्यूह फंस चुका है, जैसे अभिमन्यु फंसे थे वैसे ही जो है गठबंधन जो है वो चक्रव्यूह में फंस चुका है मेघा जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब उससे निकल पाना इन लोगों को बड़ा कठिन हो गया। आप पार्टी चाहे तो निकल सकती है, वो भी यदि लोग अपना बल दिखाएं, नहीं तो बीजेपी के करते हैं मुसलमान या हिंदू धर्म की बात करते हैं तो आप लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। सनातन धर्म की बात कहां से आई? आज तक तो नहीं थी। अगर स्टालिन जी ने बयान नहीं दिया तो सनातन धर्म की बात ही नहीं होती, लोग अपनी लाइफस्टाइल अपनी तरह से जी रहे थे। आज इतनी बड़ी बात करी ममता बनर्जी से, इस पर बहस नहीं होगी, इस पर हमारी आपत्ति नहीं दर्ज होगी। हमको आप कैसे धर्म की बात करने की बात कर सकते हैं? ये तो ये लोग बात को बार बार इस तरह के बयान देके बात को हमें की अनुमति देता है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और इस डिबेट का हिस्सा बने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।